निसार में तेरी गलियों पे है वतन, है वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आतिफ रहमान रिव्यू। आज मैं मौजूद हूँ अलहमरा हॉल में, जहाँ फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल 2019 मनाया जा रहा है और बड़े ही जोशो खरोश से इस साल मनाया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को ने लाहौर की अदबी जो हैं खिदमात उन्हें तस्लीम करते हुए अदबी शहर करार दे दिया है। और लाहौर की बात की जाए तो जो फेस्टिवल का शहर है, मेलों का शहर है, यहाँ मेले सजते रहते हैं। तो यहाँ जालिब अमन मेला भी होता है, जहाँ लोगों की कसीर तादाद शिरकत करती है। और आज फैज़ अमन मेले पे भी लोगों की कसीर तादाद आई हुई है, जो मुँह बोलता सबूत है कि लाहौरी ना सिर्फ खाने में आगे हैं बल्कि अदब में भी, लिटरेचर में भी आगे हैं। और लाहौर की बात की जाए तो ख़ित्ते में लाहौर को सकाफ़ती दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल है। शुरू ही से यहाँ से बड़े अदीब, बड़े लिखारी पैदा हुए और ज़िंदा दिलाने लाहौर की बात की जाए, उसने बड़े बड़े लोगों को आगे आने का मौका दिया। तो आज हम फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, यहाँ लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जो यूनेस्को ने लाहौर की अदबी खिदमात को तस्लीम करते हुए अदबी शहर करार दिया है, इनकी क्या राय है। सर, यूनेस्को ने लाहौर को अदबी शहर करार दिया है और आप बताते हैं कि जालिब को आप मोटरसाइकिल पे अदबी बैठक छोड़ के आते थे, तो पहले किस तरह की एक्टिविटी होती थी और इस वक्त किस तरह की एक्टिविटी हो रही है? देखें, लाहौर शहर जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े उर्दू के शायरों, अदीबों और अफसाना निगारों का जाए मस्कन है। अब यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ साहब जो हैं वो भी दफन है, और ये जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है, ये आपको पता है फैज़ साहब ने बनाया था 70s में। इसी तरह उर्दू के जो सबसे बड़े अफसाना निगार हैं सादत हसन मंटो, वो भी लाहौर में दफन है। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसके खालिक हफीज़ जलंधरी साहब भी यहीं दफन है, और सबसे बढ़कर हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल, वो भी यहीं दफन है। तो इस शहर को सिर्फ बागों का शहर नहीं समझना चाहिए, ये पूरे साउथ एशिया का जो लिटरेचर है, अदब, ये उसका गहवारा रहा है। तो अब अगर यहाँ पे यूनेस्को की तरफ से इसको लिटरेचर सिटी करार दिया गया है, तो इस शहर के लोग जो है ना, इनको शायरों और अदीबों के लिए अपनी बाहें हैं उसी तरह खोलनी चाहिए जिस तरह पहले खोलते थे। फैज़ और इकबाल सियालकोट से आए थे, और मंटो साहब जो हैं वो मुंबई से आए थे, ठीक है ना। तो इस शहर की खासियत ये है कि ये शायर को और अदीब को और राइटर को गले लगाता है। लेकिन यहाँ पर जो उनकी बैठकें थी ना, वो ख़त्म हो गई हैं। उन शायरों और अदीबों की बैठकों को दोबारा आबाद करने की ज़रूरत है। तो जब वो आबाद होगा तो फिर ये जो शहर है, यहाँ से ऐसा लिटरेचर पैदा होगा जो इस शहर के नाम को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। तालिब इल्मों के नाम, पढ़ने वालों के नाम, वो जो अस्हाब तबलो अलम के दरों पे, वो जो अस्हाब तबलो अलम के दरों पे किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुँचे, पर लौट के घर न आए वो मासूम, वो जो भोलपन में अपने नन्हे चरागों में लौ की लगन लेके पहुँचे, जहाँ बंट रहे थे घटा टोप बेअंत रातों के साए। यूनेस्को ने लाहौर को अदबी अहमियत को तस्लीम करते हुए अदबी शहर करार दिया है, तो जो फेस्टिवल है ये रवायत बन चुका है, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आज हमें दोहरी खुशी हो रही है इस बात की कि एक तो लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया है, और सबको पता है कि फैज़ का इस शहर से क्या रिश्ता है, अदब से क्या रिश्ता है, और वो कितने खुश होंगे कि ऐसा लाहौर को ये रुतबा मिला और ये एजाज़ मिला। और ये फैज़ फेस्टिवल का भी बहुत एजाज़ है कि हम यूनेस्को के साथ काम भी कर रहे हैं। ये एग्ज़िबिशन जो है सिख गुरु नानक जी की, ये भी उन्होंने हमारे साथ उसको मदद की है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ बस खुशी के दिन है। बड़ी खुशी की बात है, यूनेस्को ने लाहौर को ये एजाज़ बख्शा। वैसे लाहौर इस काबिल भी है। लाहौर 2000 साल पुराना शहर है, और मैं तो दुनिया में कहीं भी गया हूँ, जिस किसी को भी पता चला कि कोई लाहौर से कोई जर्नलिस्ट आया है, तो उसने 10 नंबर मुझे लाहौरी होने के। हालांकि मैं लाहौरी नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ और गुजरांवाला से हूँ, लेकिन पिछले 35 साल से लाहौर में हूँ। तो लाहौर की ये रवायत जो है, ये बड़ी ही अजीम रवायत है। इसीलिए इसे ज़िंदा दलान लाहौर कहा जाता है कि ये एक्सेप्ट करता है, आपको इज़्ज़त देता है, आपको वेलकम करता है, आपको जी आया नु कहता है। तो पिछले अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-25 सालों में
लाहौर से जो इसका फेस्टिविटी और लाहौर जो कल्चरल हब था उससे ये इससे एजाज़ छीना गया। वो ये जो गैर जमहूरी और आमराना हुकूमतें थी इसमें इसने जो है अपनी शनाख्त खोई। लेकिन ये क्योंकि 2000 साल का इसका ये विरसा है तो 30 साल में या 25 साल में ये कुफ्तें इससे छीन नहीं सकी। आज हम फैज़ फेस्टिवल में हैं तो फिर मुझे लाहौर जो है उसी तरह पहले जैसा सोना लग रहा है। जी उल्लू हेलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211। आप सबको पता है कि मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं। यार लाहौर तो ऑलरेडी एक अदबी सकाफती शहर है। यहाँ का हुस्न, यहाँ का अदब, यहाँ की सकाफत एक अरसे से चल रही है। यहाँ पे आप देखें जो हमारे मुगलिया दौर की यादें यहाँ पर हैं। हमारा अनारकली बाज़ार में जिस तरह से हमारी किताबें बिकती हैं अदब पे, मैंने डीसीओ को वहाँ देखा, कमिश्नर को वहाँ देखा, मिनिस्टर को देखा, वो जहाँ से जाके अदब सकाफत की किताबें इकट्ठे करते। लाहौर हमेशा से रोशनियों का शहर माना गया है और यहाँ की जो सकाफत थी, जो मेलजोल था, जो आर्ट्स काउंसिल में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो हमने अपने तालिब के ज़माने से देखी हैं। भैया यूनेस्को ने तो अभी लाहौर को अदबी शहर करार दिया ना। एक ज़माना हो गया है इस तारीख़ी हकीकत को कि लाहौर अदब का गढ़ है। लाहौर बुनियादी तौर पर न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की तहज़ीब का अमीन भी है, क्योंकि लिटरेचर से मुतालिक जितने बड़े बड़े लोग इस शहर में और दरसगाहें जितनी बड़ी बड़ी और लिटरेचर को की अमीन रही हैं वो यहाँ हैं, इतनी कराची में भी नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है माशाल्लाह, लेकिन लाहौर इन अ सेंस बहुत बड़ा शहर है कि इल्म व अदब का एक पूरा एक ऐसा इलाका कि जहाँ यानी आप सुबह से शाम और शाम से दूसरी सुबह और फिर मुसलसल आप चलते रहेंगे और चलते रहेंगे और चलते रहेंगे और ये शहर अदब अदबी दुनिया जो है इस शहर की वो ख़त्म नहीं होगी। लोग ख़त्म नहीं होंगे, क्वालिटी ख़त्म नहीं होगी। माजी, हाल और मुस्तकबिल सारा कुछ इस शहर से मुंसलिक है। यूनेस्को ने बड़ा अच्छा किया। और इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने इसको? तो बहुत साल पहले, बल्कि बहुत दिहाइयाँ पहले ये कह देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे ऐसे लिखने वाले, और ज़ाहिर है लिखना तो चलो एक तरफ है, ऐसे ऐसे फ़नकार इस शहर के हैं कि इसकी तो मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। तो यूनेस्को ने बहुत अच्छा किया और नौजवान और हम लोग और सब मिल के ये जो एक बेड़ा हमने उठाया है लिटरेचर का, फ़न का, मोहब्बत का, लोगों को इकट्ठे करने का, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम मौजूद थे फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल में, जहां हमने मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों से सवाल किया कि लाहौर को यूनेस्को की तरफ से अदबी शहर करार दिया गया है, आप क्या राय रखते हैं? तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, जिनमें से लोगों का कहना था ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाहौर ना सिर्फ अपने खानों की वजह से मशहूर है बल्कि यहाँ के अदीब, शायर, मुसन्नफ़ बड़ा मुकाम रखते हैं और यूनेस्को ने इनकी अहमियत को तस्लीम किया है, जो बड़ी अच्छी बात है। अपने होस्ट आतिफ रहमान को इजाज़त दें। किसी नए रिव्यू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आतिफ रहमान रिव्यू और आज मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल की अदबी बैठक में, जहाँ किताब आर्किटेक्चर ऑफ सिख शराइन एंड गुरुद्वारा इन पाकिस्तान की तकरीब रोनुमाई हो रही है। ये किताब सिखों के मजहबी और तारीखी मकामात की तमीर नौ का अहाता करती है। इस किताब को 16 चैप्टर पर तकसीम किया गया है। चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो 15वीं सदी के निफ से शुरू होता है और आखिरी चैप्टर करतारपुर साहब पर ख़त्म होता है। किताब की राइटर मेरे साथ हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो आपकी जो किताब आई है गुरुद्वारों के ऊपर, जो आर्किटेक्चर हैं, जो तामीरात के ऊपर आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस किताब का बुनियादी जो है बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि हमारे मुल्क में हमने, जब मैंने इसको शुरू किया था बहुत साल पहले, तो हमने इसको एक बैनर था जिसके मुताबिक हम काम करना चाहते थे, हेरिटेज फॉर पीस, हमारे मुल्क में हेरिटेज ऑफ पीस। तो उस सोच के साथ शुरू किया गया, क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है और इसको हम जब लेके चलेंगे तो ऐसा ऐसा मिलेंगे जुलेंगे तो पीस की तरफ हम जाएंगे। इसका बुनियादी मकसद यही था। अच्छा, आपका जो आपने अपनी किताब को जो है 16 चैप्टर पे मुश्तमिल किया, 16 चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरी का, तो हिस्ट्री कहाँ से शुरू किया? सिख मज़हब की इब्तिदा से शुरू की गई उसके बाद? जी, मैंने बाबा नानक की बर्थ से शुरू की है और उसको लेके चला कि बाबा नानक ने किस तरह अपने आप को वो बुनियादी तौर पर खत्री हिंदू से थे और उन्होंने किस तरह अपने आप को उनसे जुदा किया, अपनी एक नई राह मुंतखब की, क्योंकि उनकी तरबियत में मुसलमान भी शामिल थे।
उनकी शुरू में जो तरबियत हुई ना, उनके साथीज़ा में मुसलमान भी शामिल थे और तो उन्होंने हिंदुओं से भी तरबियत हासिल जब की। यहाँ स्टार्ट होती है, आपने लिखा कि बाबा फरीद तहरीक चली उस वक्त से स्टार्ट हो रही है तहरीक, जब 15वीं सदी के निफ्स से। जी, वो ये तारीखें देखिए, जो एक मैं क्या, हिंदुओं में जो ज़ात पात का सिस्टम था उससे लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, तो ये उनमें ये हिंदू मज़हब ही में, क्योंकि बाबा नानक भी हिंदू थे, तो ये सारे हिंदू मज़हब की एक उसको इम्प्रूव करने वाले या उसकी जो ज़ात पात के ख़िलाफ़ बहुत सारी भक्ति मूवमेंट हैं, बहुत सारी मूवमेंट चलती रही हिस्टोरिकली, और ये इसकी कंटिन्यूशन थी उस वक़्त। लेकिन फिर बाबा नानक ने उसको अपनी जो हिंदू मज़हब के ज़ात पात को रिजेक्ट किया, लेकिन उस वक़्त बाबर ने भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, उसकी जंगों की वजह से जो तबाहियाँ बर्बादियाँ हैं वो उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत सेंसिटिव पर्सन थे, ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे जैसे बढ़ते गए, उनकी जहाँ तक मैंने उनको जाना है, बहुत डेप्थ में जाना है, कि वो दुनिया की दुख तकलीफ़ों को बहुत महसूस करते थे। फिर उन्होंने देखा कि दूर मैं कैसे करूं, उस सर्च में गए, उन्होंने दुनिया घूमी फिरी, मुसलमान ममालिक में गए। आपको पता है उन्होंने एक हज भी किया था, जो ही तारीख़ कहती है, और बगदाद में कई साल गुजारे उन्होंने, मुसलमानों के बीच में रहे, यहाँ भी। फिर जब वापस आए अपने सारे वो मसाफ़त तय करके, तो फिर करतारपुर में जब रहे तो उनके गिर्द हिंदू मुसलमान सारे शामिल थे। तो सिलेक्शन किस लिहाज से की? मैंने सिलेक्शन उसकी 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे, कि एक तो आर्किटेक्चरली उनकी जो आर्किटेक्चर वैल्यू होती है, जब हम भी किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं पुरानी, एक आर्किटेक्चर वैल्यू है, उसकी स्ट्रेंथ है बीइंग एन आर्किटेक्ट, यू नो, और उसके बाद दूसरी जो है उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि, और जो हिस्टोरिकल वैल्यू, बाज़ इमारतें हैं उनकी हालत बहुत बुरी है, अगर आप किताब में देखें तो आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू इस तरह है कि वो गुरुओं के साथ मुंसलिक हैं, वो बनाई इसलिए गई कि गुरु के नाम पे बनाई गई, सो इसलिए वो ज़रूरी थी। कुछ गांव में हैं, कुछ उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे वज़ीराबाद में मैंने एक गुरुद्वारा लिया, आप उसके गुम्बद देखें, वो बिल्कुल कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, वो इसलिए मैंने उसको ऐड कर लिया कि कहीं इससे पहले कि ये भी मनहदम ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, सो इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड और समथिंग शुड बी इन द बुक। तो आपका जो लास्ट चैप्टर है वो करतार साहब के बारे में, करतारपुर के बारे में, तो वो दरबार साहब या वो इजाज़त भी आगे काफ़ी लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान से, तो कितना अहम है वो? जी, वो तो खैर वो चैप्टर बहुत अहम है, उसमें मैंने उसको बहुत डिटेल में आर्किटेक्चरली उसको कवर किया है, और वो इसलिए भी बहुत अहम है। मैं फिर भी आपके बाकी तो नहीं जिक्र किया, लेकिन मैं आपके इसमें जिक्र कर देती हूँ कि जब मैं और मेरे साथ रिसर्चर इकबाल कैसर हम उसको विज़िट करने गए थे, तो सामने जो है आर्मी, इंडियन आर्मी बैठी हुई थी, सही से, और साथ में पीछे हमारी आर्मी थी, और वो उन्होंने कहा कि आप ऊपर नत जाएं, किसी वक्त भी गोली आ जाएगी, और उन्होंने मुझे यूँ करके दिखाया, आर्मी के जवान में देखें वो सामने जो दरिया के पार दरख्त है ना, उसमें इंडियन जवान बैठे हुए हैं। तो बहरहाल हम भी स्किप करके करा के हम ऊपर चले गए। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, अब तो मामला ही बहुत मुख्तलिफ हैं, उस वक्त तो बहुत टेंशन थी, तो लेकिन वो तो बहुत हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है, आर्किटेक्चरली भी इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी के लोग आते हैं पाकिस्तान विजिट करने, तो हम अपने गुरुद्वारे ढूंढते हैं, तो कितनी ये हेल्पफुल साबित होगी उनके लिए किताब? मेरा ख्याल है काफ़ी होगी, उनको मदद मिलेगी। कुछ ऐसे गुरुद्वारे हैं उनमें शायद लोग नहीं जाते, जैसे एक सियालकोट में है तो बाबा बेर है, वो बेरी के नीचे वो जहाँ बैठे और वो आए और उसको कहती हैं बाबा बेर है, तो वहाँ जो गुरुद्वारा बना उसके बाद उनके एक मुरीद समझ लें उन्होंने बनाया, उसके साथ वहाँ बाबा नानक ने भी विज़िट किया वहाँ पे, तो बाबा मर्दाना के साथ जो कि मुसलमान थे, उनका जो सबसे करीबी साथी वो मुसलमान था बाबा नानक का। किताब की तकरीब रोनुमाई में अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, पब्लिशर्स और तालिब इल्मों ने शिरकत की। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो विरसा है, यहाँ की जो तारीख़ है, यहाँ की जो इमारतें हैं, वो उसका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और ये आज नहीं तो कल सामने आएगी। आज सामने आने से मुआशरे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि आज ये आप कह रहे हैं कि ये सिख विरसा है, लेकिन ये सिख विरसा नहीं है, ये पंजाब का विरसा है, ये आपका विरसा है, आपने इसकी हिफाजत करनी है। और आज इस किताब की लॉन्चिंग की वजह से लोगों को ये आगाही हुई कि हमारा विरसा जो है वो बहुत अमीर है, और ये विरसा जो है हमें इसकी तरफ ख़ुसूसी ध्यान देना पड़ेगा, और हमारी किताबें जो हैं ये भी एक अजीम विरसा है,
और जितनी भी ज़्यादा होंगी, जितनी किताबी शक्ल में ज़्यादा आएंगी तो हम इस विरसे के साथ जुड़ते चले अच्छा, ये जाएंगे। कितनी हेल्पफुल साबित होगी जो दूसरे ममालिक से, जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनके लिए जो अपने जो गुरुद्वारे ढूंढने में कितनी हेल्पफुल साबित होगी? देखिए, इसमें 6 ऐसे गुरुद्वारे हैं जो अभी तक चल रहे हैं और बाकी जो गुरुद्वारे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। वो बहुत बड़ा विरसा है, उनको भी खोलने की ज़रूरत है। ये अगर वहाँ पे सिख नहीं है तो वो मुस्लिम खोलें और उनको साफ़ सुथरा रखें और उनको जो है इस तरह हमारी जो पाकिस्तान की जो सियाहत है उसमें इजाफा करेगी। जी ये जी किताब आई है सिख आर्कीटैक्ट के उत्ते समियत रामत साहबा की, एक बड़ी अहम किताब है क्योंकि सिख आर्कीटैक्ट के उत्ते अलहदा तो ना हिंदुस्तान च ना पाकिस्तान च ना दुनिया के किसी होर खिते दे विच कोई इन्ना भरवा काम नहीं होया। सो इन्होंने भी अज बड़े सारे ढेर के विचों एक दाना चुगिया तो मैं समझना है कि इब्तदा है और अगे दे काम होएगा। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की किताबें जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, रंगारंगी है, उसको बताएं वो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में किस किस तरह के लोग रहते हैं, उस वक्त तक हम एक अच्छी मजबूत और वाइब्रेंट नेशन बन भी नहीं सकते। तो हमें एक ऐसा नेशनलिज्म चाहिए जो सबको मिलाए अपने अंदर, जुड़ाए ना यहाँ से। देखिए, इसमें 12 गुरुद्वारों की स्टडी है पूरे पाकिस्तान के, और ये बताया कि उसके आर्किटेक्चर के ऊपर कैसे कैसे इन्फ्लुएंस है, किस तरह उन्होंने काम किया। तो इस हवाले से ये कम्युनिटी के लिए भी अहम है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है। इसकी अहमियत पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा है। तो ऐसे मौजू पे जो किताबें आती हैं बड़ी कम आती हैं, तो क्या रिस्पॉन्स होता है इसका? देखिए, बात यह है कि यही जो इन्हीं को तो प्रमोट करने की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अब ऐसी किताबों को जगह दें, ताकि वो देंगे तो फिर लोगों को अंदाज़ा होगा। खाली करतारपुर करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि आपको लोगों को पढ़ाना भी पड़ेगा, और ख़ास तौर पे वो तारीख जो अंग्रेज़ यहाँ फैला गए हैं उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद लिखें। बहुत अच्छी ये किताब है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेशन है अबाउट द सिख गुरुद्वारा। हम अपनी मुग़ल और मुसलमानों की आर्किटेक्चर के मुतालिक हम पढ़े होते हैं, लेकिन हमें सिख आर्किटेक्चर के मुतालिक बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर लोकल सिख कम्युनिटी एंड द इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी ऑल्सो। ये सिर्फ सिखां दी हिस्ट्री नहीं है कि आपां जस्ट है कि सिखां दी विरासत है या जो भी है आपां उन्हां नूं प्रोटेक्ट करना। मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी नूं सोचना चाहिए वा कि ये सानू विरासत च मिली है तो आपां इन चीज़ों की जो है ना प्रोटेक्शन करनी है। कि सानू भी नहीं पता कि साडी की हिस्टोरिकल जो प्लेसिस ने इन्हां दे विच हुण जिक्र होया कि 13 गुरुद्वारे तुहाडे हिस्टोरिकल ने, बाकी जिहड़े किस हिसाब नाल ने साडे वास्ते भी वो हैल्पफुल है। तो ये तो बगैर साडा एक पाकिस्तान एक इमेज भी चंगा जाएगा कि यार साडे पाकिस्तान दे विच बाकी जो साडे मुसलमान वीर हैगे ने वो भी साडी हिस्टरी नूं बचाउण वास्ते काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। सो उन सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद अदा करदा ते तुहाडा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आतिफ रहमान रिव्यू और आज मेरे साथ मौजूद हैं सगीर साहब। ट्रेनर हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने बहुत काम किया है मोटिवेशन के बारे में, और पाकिस्तान में सेल्स और मोटिवेशंस के ऊपर इनका बहुत बड़ा नाम है। सगीर साहब की बात की जाए तो सरकारी और गैर सरकारी इदारों में ट्रेनिंग दे रहे हैं मुसलसल लोगों को, उन्होंने सेल्स का बता रहे हैं किस तरह सेल को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आकर ये दावत खिताब दी कि मैं अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करूं। सगीर साहब, आप पाकिस्तान में बड़े अरसे से हैं और देख रहे हैं अमेरिका से आपने तालीम हासिल की है, जो डील कार्ने इंस्टीट्यूट है वहाँ पे साहब कंसल्टेंट रह चुके हैं आप। तो पाकिस्तान में आकर जब देखते हैं लोगों का लेवल सेल्स के बारे में, तो वो कहाँ रेट करते हैं, कहाँ किन मसाइल का शिकार हैं वो लोग? पाकिस्तान में, खैर पाकिस्तान का अमेरिका से कोई मुवाजना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ जो चीज़ मैंने महसूस की है कि यहाँ लोगों में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, स्किल लेवल बहुत कम है और लोग सीखने पर आमादा नहीं हैं। यहाँ लोग महसूस करते हैं कि 2-4 महीने किसी कंपनी में काम करके वो एक्सपर्ट बन गया, तो वो एक्सपर्ट तो सारी उम्र भी नहीं बनता, लेकिन जो उन्हें सिखाने वाले हैं, जो उनके मैनेजर या सुपरवाइज़र हैं, वो भी लाइलम है। वो इसे यूँ कह लीजिए कि अंधा अंधे को गाइड कर रहा है। मैं आपको वही दूंगा जो मेरे पास है, जो नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनलिज्म मेरे पास नहीं, मैं आपको कहाँ से सिखाऊंगा। वक्त के थपेड़े खा के कुछ सीख लेते हैं, लेकिन वो
ट्रिक्स तो सीख लेता है लेकिन टेक्निक्स नहीं सीखता। अच्छा, ये जो मोटिवेशन का लफ्ज़ है ये कुछ साल हुए हैं, उससे पहले ये डिस्कवर हुआ है। पहले पाकिस्तान में इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी और आप देख रहे हैं कि काफ़ी मसाइल थे, यानी कि लोग मैट्रिक करें, उन्हें पता नहीं आगे कैसे करियर को लेकर चलना है। तो एकदम पाकिस्तान में किस तरह आया ये? पाकिस्तान में देखिए, वो आतिफ जो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब कंपटीशन बढ़ने लगा, लोगों को जॉब नहीं मिली और उन्हें पता लगा कि हमें स्किल की लेवल की कमी है, हमें सिर्फ डिग्रियां नहीं चाहिए बल्कि हमें नॉलेज भी चाहिए और हमें काम करने की महारत भी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन हो, कोई गोल हो जो आपको मुतहर्रक कर सके। तो नज़रिया ये यानी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इस ज़रूरत के तहत लोगों ने महसूस किया कि हाँ, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है और ये दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। अगर ये क़ुव्वत ना हो तो शायद हर आदमी जो जहाँ भी है वो वहीं ज़िंदगी मुंजमद होकर रह जाए। अच्छा, तो आप पाकिस्तान के नामवर इदारों में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहला सवाल आपसे क्या करते हैं वो आगे कि हमें किन मसाइल का शिकार हैं? पाकिस्तान में सबसे पहले तो सवाल पूछा जाता है कि जी मैं कामयाब कैसे हूँ, वो कौन से तरीके हैं, कौन से हिकमत अमली हैं जिन्हें अपनाकर मैं कामयाब हूँ। देखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से हमेशा शॉर्ट लिव्ड सक्सेस मिलती है और शॉर्ट टर्म गेन इज़ ऑलवेज लॉन्ग टर्म पेन। मुमकिन है मैं वक्ती तौर पर कामयाब हो जाऊँ, लेकिन एक होती है लॉन्ग टर्म परमानेंट सक्सेस, वो उस वक्त मिलती है जब मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म हो और उस काम करने की भरपूर महारत हो। लोगों को जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है तो सबसे बड़ा जो मसला है कि एक तो स्किल नहीं है, उनमें काम करने की लगन नहीं है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है काम के बारे में, और मोटिवेशन की कमी है, नेगेटिव सेल्फ इमेज है और फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, मायूसी है, उन्हें कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़िंदगी में कोई विजन नहीं है। स्कूल कॉलेजों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो उन्हें इम्तिहान के लिए तो तैयार करता है लेकिन ज़िंदगी के लिए नहीं करता। जब वो ज़िंदगी के मैदान में आते हैं तो वहाँ के तकाज़े कुछ और हैं और वह वो तकाज़े जानते नहीं, लिहाजा नाकाम होते हैं और बार बार की नाकामी से फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि लोग आज कामयाबी के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो वो शॉर्टकट क्या बता दें? क्योंकि आजकल हर जगह यही सवाल होता है कि भाई कामयाबी हासिल करें, इस तरह हासिल करें, शॉर्टकट बताते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट है या इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है? देखिए आदिफ, कामयाबी कोई किसी बाज़ार में नहीं मिलती और किसी से उधार नहीं दी जाती है और ना ये विरासत में मिलती है। अगर मेरे वालिदैन कामयाब हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी कामयाब हो जाऊं। अपनी कामयाबी मुझे ख़ुद तलाश करनी है और हम कामयाबी के लिए बाहर भटकते फिरते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ एक जगह से मिलती है, वो है आपकी सोच से। कामयाबी का आगाज़ आपके अपने अंदर से, आपकी सोच से, आपके एटीट्यूड और आपकी विल टू विन से होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक शफाफ गोल हो और उस गोल की तकमील के लिए आप दिल और जान से मेहनत करें, कभी दिल बर्दाश्ता ना हो। मुसीबतें, मसाइल, लोगों की बातें आपका हौसला पस्त करेंगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाज रहिए। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं और अपनी निगाह अपने गोल पर फोकस किए हैं तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी तकालीफ आपको कभी गुमराह ही नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपनी मंजिल की तरफ जलते हैं। गोल के बगैर इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही है कि जैसे रडार के बगैर शिप, और गोल आपको एक डायरेक्शन देता है, ज़िंदा रहने का मकसद देता है। आपको पता होता है कि आप सुबह को क्यों जागते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक तहरीक, एक मोमेंटम आ जाती है। लोग मोटिवेशन को बाहर तलाश करते हैं, लेकिन बाहर से आने वाली जितनी भी मोटिवेशन है, खा वो किसी किताब की सूरत में मिले, किसी की तकरीर सुनकर या किसी की वीडियो देखकर, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है। इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बबल मोटिवेशन। और अगर आपको लॉन्ग टर्म परमानेंट मोटिवेशन चाहिए तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल हो जो आपको ललकारे, आपके साइज से बड़ा हो, चैलेंज करे और आप अपनी दिल और जान से उसे कोशिश करें। अगर आप अपने गोल से कमिटेड है, टोटली कमिटेड, और अपनी मंजिल पर फोकस्ड हैं, तो ये छोटी मोटी तकालीफ आपके सामने कोई माने नहीं रखती। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अपनी ज़िंदगी में गोल कीजिए। गोल मुसाफिर और आवारा गर्द में जो चीज़ वाहिद इम्तियाज़ करती है वो सिर्फ गोल ही है। अच्छा सगीर साहब, ये पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर प्रचार किया जा रहा है कामयाबी, संग दिल महबूब आपके कदमों में, ये कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आए हमारे पास, ये क्या उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? उनके लिए पैगाम नहीं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे के लोगों को वो मिसगाइड कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों की कास्ट पर अपने आप को कामयाब कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी नहीं, ये धोखाधड़ी है। ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं, ऐसे जालसाजियाँ हैं
ऐसे तरीके उन्हें बताए जाते हैं कि लोगों को इंस्टेंट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए आतिफ कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन उनसे खासे लोग मुतासिर हुए हैं देखा जाए तो। वो लोगों की जहालत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। असल बात यह है कि वो लाइल्मी को कि कोई ऐसा तरीका है कि मैं एक 10 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगाऊं सुबह 20 साल के हो जाए, या दरख्त को मैं कोई ऐसी खाद है कि जो रात को बीज बोऊं और सुबह को फल आ जाए, कोई नहीं। कामयाबी की सुन्नत यही है कि 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, आदमी कदम ब कदम ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि खुदा के लिए ऐसे लोगों की फरेबकारियों में मत आएँ, तहकीक करें, जो सोचें समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और रिज़ल्ट पर निगाह रखें कि ये काम करने से रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्योंकि लाखों लोग ऐसे लोगों के हाथों बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें देखकर वो जो कहते हैं ना, मुझे देखो जो दीदा इबरत निगाहो, आप उन्हें देख लें। अखबारात में इस किस्म की बेशुमार कहानियाँ आती हैं कि पैसा ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और आप एक रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपका रंग गोरा हो जाएगा। ये सब फजूलियाँ। अच्छा, आपने कैलिफोर्निया में डील कार्ने की जो अकेडमी थी, इंस्टीट्यूट था, वहाँ से आपका कंसल्टेंट रह चुके हैं, वहाँ से आपने जो सारी तालीम हासिल की है और पाकिस्तान में आए हैं, तो आप बताएं कि यहाँ जो लोग हैं, जो ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, जो पाकिस्तान में मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, उन्हें आप कहाँ रेट करते हैं? मैं किसी की तहकीर तो नहीं करता, वो बहुत अच्छे सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से गिनती के जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है हकीकी मानों में ट्रेनर हैं, बाकी सिर्फ पब्लिक स्पीकर हैं। मुझे बोलने का शौक़ है, चंद किताबें पढ़ के वो लोगों के सामने आने के लिए बेताब हैं और वो ट्रेनर बन गए हैं, लेकिन वो ट्रेनर नहीं होते। जब तक आपके पास ट्रेनिंग की खुद ट्रेनिंग नहीं है, और वो है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, आप जानते ना हो कि ट्रेनिंग साइकिल क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं, TNA कैसे, यानी उसकी नीड एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसे डिलीवर कैसे करते हैं, और इवेल्युएट कैसे करते हैं, उस वक्त तक आप हकीकी मानों में ट्रेनर नहीं बन सकते। ट्रेनिंग है लर्निंग बाय डूइंग। ट्रेनिंग का मतलब है कि आप में चेंज आए, और चेंज का मतलब है इम्प्रूवमेंट। और वो इम्प्रूवमेंट कहाँ है? आपके नॉलेज में, आपके एटीट्यूड में, आपके स्किल्स में, आपके वर्किंग बिहेवियर में, और आप में मोटिवेशन पैदा हो कि आप ज़िंदगी में कुछ कर गुजरें, कुछ अपना ऐसा काम करें कि जो आपको ये यकीन दें कि आपने अपनी तमाम तर सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया और अपना कोई टैलेंट ज़ाया नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि ट्रेनिंग के साथ साथ किताब कितनी अहम है? किताब और ट्रेनिंग का ऐसा ही ताल्लुक है जैसे जिस्म का रूह से, क्योंकि किताबों में वही कुछ लिखा होता है कि जो ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात पर मबनी होता है, ठोस सच्चाइयाँ होती हैं, उसमें हक़ाइक़ मौजूद हैं। अच्छा सगीर साहब, बताएं कि आपको किताबें लिखने का शौक़ कब से हुआ और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? आतिफ, ये फितरी बात है कि जब आदमी कुछ चीज़ सीख लेता है तो इल्म की सुन्नत यही है कि उसे हासिल करे, उस पर गौर व फिक्र करे, अमल करे और आगे पहुँचाए। तो यही वो चीज़ है जो हमें हमारे दीन ने सिखाई है कि अतलबुल इल्म मिनल महदिल अल्लाह। तो सबसे पहले मुझे ख्याल है कि जो चीज़ मैंने सीखी है उसे आगे पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने सबसे पहले जो किताब लिखी नहीं थी, उसका तर्जमा किया था, वो थी अमेरिकन राइटर फ्रैंक बेचगर की किताब थी, सेल की किताब थी कि हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्राम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। मैं चूँकि खुद नाकाम था तो मेरे मैनेजर ने वो किताब दी, उस किताब ने मेरे कैरियर में, बल्कि ना सिर्फ कैरियर में बल्कि पूरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। मैं जद्दा में था और ये 1975 की बात है, तो वही मैंने अहद किया कि इस किताब का उर्दू में मैं तर्जमा करूँगा, क्योंकि इस किताब का बेशुमार ज़बानों में तर्जमा हुआ। और खुदा का शुक्र है कि 2 साल की मेहनत के बाद पहले इस किताब को मैंने मुसलमान किया, अच्छा। अंग्रेज़ी से, और उसके बाद फिर मैंने इसे बार बार स्क्रिप्ट लिखा, क्योंकि कंप्यूटर नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3 साल की मेहनत के बाद ये किताब मंजर-ए-आम पे आई, और मैं बुक होम का ख़ास तौर पर ममनून हूँ कि उन्होंने इस किताब को शाया किया, और ये किताब मेरी पहचान बन गई। अब मेरा ख्याल है सेल से वाबस्ता कोई ऐसा शख्स होगा पाकिस्तान में जिसने ये किताब ना पढ़ी हो। फिर उसके बाद जब लोगों की हौसला अफजाई मिली तो फिर मैंने दूसरी ये किताब लिखी कि आप 5 स्टार सेल पर्सन कैसे बने, कि वो कौन सी टेक्निक है कि जिन्हें अपना कर आप अपने कैरियर की बुलंदी पर जाती है। फिर उसके बाद फिर एक सेल प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो आपकी किताब है 5 स्टार सेल पर जी। अच्छा, इसका वो तो ये तो जब रीडर हैं वो पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट अगर समरी करें इसकी तो क्या? शॉर्ट समरी है कि देखें, सेल्समैन की किस्में होती हैं। एक होता है ऑर्डर टेकर, एक होता है ऑर्डर मेकर, एक होता है ऑर्डर क्रिएटर, और एक होता है डिफरेंस मेकर। ये किताब का आपको यही बताती है कि हाउ टू मेक ए डिफरेंस, कैसे आप अपने कस्टमर की बेहतर से बेहतर खिदमत करें, और जब आप उसे कामयाब करेंगे तो आप खुद कामयाब हो जाएंगे। ये इस किताब की एसेंस है।
जी। उसके बाद फिर मैंने एक और भी काफ़ी किताबें लिखी हैं, कोई 10-12 किताबें लिखी हैं। उसके बाद जो अक्सर मुझसे सेलमैन करते थे कि जी क्लोजिंग नहीं होती, तो मैंने ये किताब लिखी कि प्रोफेशनल सेल क्लोजिंग टेक्निक, कि ऑर्डर कैसे हासिल करें। अक्सर लोग कहते थे कि जी हम सब कुछ कर लेते हैं, प्रोडक्ट दिखा दी, उसके एतराज़ात दूर कर दिए, लेकिन क्लोजिंग नहीं होती। अगर आपने सही टेक्निक्स को सही तरतीब से सही वक्त पे इस्तेमाल किया, बिल्कुल टेलीफोन के नंबरों की तरह तरतीब से मिलाएंगे, तो क्लोजिंग होना खुद बात होगी, एक फितरी अमल है। अब क्लोजिंग के बाद लोगों ने कहा जी लोग एतराज़ करते हैं, तो फिर मैंने एक और किताब लिखी कि सेल्स ऑब्जेक्शन और सेल्स अपॉर्चुनिटी, कि एतराज़ात ही सेल की जानिब सेल की कामयाबी की जानिब पहला कदम है। खुदा का शुक्र है वो किताब बहुत पॉपुलर होगी। और उसके बाद जो दिसंबर चल रहा है, हाँ जी, बैंक्स की भी क्लोजिंग हो रही है मुख्तलिफ इदारों में, तो वो किस तरह आपकी किताब हासिल कर सकते हैं? ये बुक होम से, बुक होम माशाल्लाह इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और अखबारात में, रिसालों में रिव्यू देते रहते हैं ताकि लोग पढ़ें और लोग अल्लाह का शुक्र लेते भी हैं। फिर मुझसे भी पूछते रहते हैं, मैं उन्हें यहाँ रेफ़र करता रहता हूँ। फिर माशाल्लाह इनकी अपनी PR बुक काफ़ी है, क्योंकि इनके डीलर, इनका नेटवर्क जो है बहुत बड़ा पाकिस्तान में। अक्सर लोगों को मैंने ये बताया कि आप कराची से इस किताबें लेने, पिंडी से लेने, और वो ले लेते हैं। फिर मैंने एक और किताब लिखी जिस पे अल्लाह का शुक्र है, आई एम प्राउड, वो मेरे टीचर उस्ताद मोहतरम ब्रायन ट्रेसी की किताब थी, क्योंकि वो मेरे टीचर थे। उनकी किताब जो एक क्लासिक बन गया कि द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, कि और जो मैंने तर्जमा किया और इसे भी बुक होम ने पब्लिश किया कि सेल्स में कामयाबी का राज। और ये वाकई ही राज हैं कि जो अब तक किसी ने आयान नहीं किए। तो खुदा का शुक्र है कि ये किताबें बहुत पॉपुलर हैं। तो मैं लोगों को कहूँगा कि आप किताबें पढ़िए, और पढ़ने के बाद उनके नॉलेज, ना सिर्फ नॉलेज में बल्कि उनके प्रोफेशनलिज्म में और उनकी सेल्फ मोटिवेशन में ग्ना करना इजाफा होगा। सेल्स में वैसे कामयाबी का राज क्या है? सेल में कामयाबी का राज है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड सेलमैन, थिंक लाइक ए बायर। अपने कस्टमर की नीड, एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन पहचानें और उसे बेचने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे ख़रीदारी पर आमादा करें। उसे इतने बेनिफिट दिखाएं अपने प्रोडक्ट के कि उसके अपने अंदर आतिश शौक पैदा हो। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपका? नौजवान पाकिस्तान इस लिहाज से खुश नसीब है कि यहाँ 70% यूथ है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये एमलेस है, कंफ्यूज है, लॉस्ट है, कोई इन्हें गाइडेंस नहीं है। और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं आती। तो मैं अपने जवानों को, तमाम तालिब इल्मों को, जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, कि ज़िंदगी को कि हम एक ही बार दुनिया में आते हैं, और अगर एक ही बार मकसद अंदाज में, अच्छे अंदाज में जिए तो एक बार का जीना ही काफ़ी है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में मकसदियत पैदा कीजिए, एम, ऑब्जेक्टिव अपनी ज़िंदगी की मिशन स्टेटमेंट बनाइए कि मैं अपने आप को खुद पहचानिए कि मैं किस फील्ड के लिए मौजू हूँ। खुद शनासी जिसे कहते हैं। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा जिन 2 सवालों का जवाब तलाश किया गया है वो यह है कि खुद शनासी और कामयाबी क्या है। जब आप खुद शनासी से ही खुदा शनासी की तरफ आदमी जाता है, तो अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ने आपको बेमकसद फजूल रायगा नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों की शिनाख्त करें कि किस फील्ड के लिए मौजूद हैं और फिर फील्ड में उतरे। किसी भी फील्ड की हद नहीं है, इसी तरह आदमी के आगे जाने की कोई हद नहीं है। तो लिहाजा मैं जवानों को हमेशा कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मकसद ये पैदा कीजिए और अपने गोल ऐसे कीजिए जो आपको चैलेंज करें, और अपनी तमाम तर एनर्जी, एफर्ट्स, टाइम जितना भी है उस पर फोकस रखें, और कभी भी अपनी कोशिशों में कमी ना करें। मसाइब से, परेशानियों से, मसाइल से दिल बर्दाश्त ना हो, और चलते रहें मुस्तकिल मिजाजी से। इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पहुँचेंगे। और उन्हें मैं आखिर में ये ज़रूर शेर सुनाऊँगा कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तू अज़्म सफ़र पैदा कर। अगर कमी है तो वो हमारे अंदर है। हमारी कामयाबियों का, नाकामियों का ज़िम्मेदार कोई नहीं है, ना माशरा, ना हुकूमत, ना गवर्नमेंट, ना सोसाइटी, ना पेरेंट। हम खुद ज़िम्मेदार हैं। इसलिए मरहूम नियाज़ी साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है कि मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। जैसे मेरे ख़यालात, नज़रियात होंगे ज़िंदगी के बारे में, कैरियर के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनिया मुझे वैसी ही नज़र आएगी। अगर मैं समझता हूँ कि कामयाबी मौजूद है तो यकीनन कामयाबी नज़र आएंगी। लेकिन अगर मेरा नेगेटिव सेल्फ इमेज है और पहले ही मैंने जहन में बिठा लिया कि जी मैं नाकाम हूँ, किस्मत को कोस रहा हूँ, नजूमिया के पास जा रहा हूँ, तोते वाले के पास, तो फिर नाकामयाबी होंगी। सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है,
ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब होने के लिए पैदा किया है और आपको कामयाब होने के लिए तमाम तो सलाहियतें दी हैं। आपको सोचने समझने वाला जहन दिया है, देखने वाली आंखें, करने वाली हाथ। इसलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि हम ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए हैं, नीचे से फिर ऊपर जाना और जाकर बताना कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। तो अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाइए। और हरफ आखिर में यही कहूँगा कि जो एक किसी दानिश्वर ने कहा था कि YOLO, YOLO, यू ओनली लिव वंस। आप दुनिया में सिर्फ एक ही बार आते हैं, एक ही बार बामकसद अंदाज में जी लें तो एक बार का जीना ही काफ़ी है। सर आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे, आपने टाइम दिया हमें। तो आप देखते रहें आतिफ रहमान रिव्यू, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आतिफ रहमान रिव्यू और आज मैं मौजूद हूँ थिंक फेस्टिवल में, जहाँ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। आइए इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि 2020 आ गया है और इनके पास ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान में चेंज आ सकता है। 2020 चल रहा है, तो ऐसा कौन सा आइडिया जिससे पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे पाकिस्तान में चेंज आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों को ना अब शॉर्टकट्स और जो ये लेजीनेस है ना, इससे जान छुड़ानी होगी। मैं ये देखती हूँ जितने भी नौजवान खास तौर पे फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, मैं उनसे इसलिए मुखातिब हूँ, मेरा ख्याल आपकी ऑडियंस भी वो ज़्यादा होगी, हमारा इंटरेक्शन भी उनसे ज़्यादा होता है। देखिए, ये जो है ना मेहनत, इसके अलावा दुनिया में कामयाबी की और कोई कुंजी नहीं है। तो 2020 को आप ये सोच लीजिए कि ये वो साल है जिसमें मैंने अपनी तमाम एनर्जी, तमाम क़ुव्वतें, तमाम सलाहियतें, मेहनत को इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे स्किल पे ज़िंदगी को आके लेके जाना है। मुश्किल वक्त आता है, हम सब ने झेला। सो आई थिंक अगर एक चीज़ होगी तो वो मैं कहूँगी मेहनत और आराम तलबी से जान छुड़ाएं। इससे तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आएंगे ना, तो आपसे जुड़े 3-4 लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। सो अपने लेवल तक तो तब्दीली लेके आए ना, फिर मुआशरा और फिर मुल्क, वो तो फिर बात की बात है ना। सबसे पहले तो खुद तब्दील हो, मेरा ख्याल इससे हो जाए। अच्छा, 2020 में आपके पास ऐसा कौन सा आइडिया से चेंज आ सकता है पाकिस्तान में? वो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो ये 2020 के आने की खुशी में। दूसरी बात ये कि यार ये जो सबसे ज़्यादा गंद जो फैलाया है ना ये हमारे टिकटॉक ने, जिसके ऊपर टेढ़े मुंह बना के थे ये कर जो आ जाते हैं, तो पीछे गाने लगे और आगे ढुमके लगा रहे हैं। बंद करो यार इसको। हमारे अपने फनकार कम है इस दुनिया में, इस हमारे पाकिस्तान शहर में, मुल्क में। मोबाइल में चाहे उसमें कोई गाने करने की जगह हो ना हो, ऐप में कोई चीज़ से मोबाइल नंबर सेव करने की जगह हो ना हो, टिकटॉक पहले वहाँ पे मौजूद होता है। ये टिकटॉक जैसा कीड़ा जो है ना, ये हमें खा रहा है अंदर ही अंदर। और इस कीड़े को दवाई देने वाली एक ही औरत है, हरीम शाह। हरीम शाह इसको इतनी दवाई दे रही है, ये कीड़ा पलता जा रहा है। इस कीड़े ने एक और बच्चा जन्म दे दिया हुआ है जिसका नाम है सुंदस खटक। ये इस कीड़े का भी बंदोबस्त करें दोस्त, और इन दोनों को किसी जगह पे ले जा के ना समझाया जाए बिठा के, क्योंकि हर जगह तो ये पहुंच गई भी है। खान साहब की कुर्सी तक भी ये पहुंच गई हैं। अल्लाह के फजल कर से मुबशर लुकमान के जहाज़ तो ही पहुंच गई है। रह गया क्लिंटन का जहाज़, तो वो ये डुबा देंगी। टेंशन नहीं लेनी है आपने, अल्लाह पाक खैर करे, इनका कोई बंदोबस्त करे ताकि 2021 में या तो टिकटॉक ना हो या तो आया जा ये आपने मुश्किल सवाल पूछा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं पहली बार लाहौर आया हूँ और यहाँ पे आके मुझे इतना वार्म वेलकम मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो आम शख्स हैं उनके बीच में कांटेक्ट बढ़ाया जाए तो बहुत इससे अमन शांति हो सकती है। क्या आइडिया से पाकिस्तान चेंज हो सकता है बेहतर के साथ? मेरा आइडिया तो यही है कि इमरान खान को हटा दें, इससे ज़्यादा बेहतरी क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा कोई आइडिया? यही कि स्टडी वगैरह जो है उसको इम्प्रूव किया जाए और स्टूडेंट्स को जो है, जो बच्चे स्टडी नहीं कर सकते उनकी हेल्प की जाए ताकि वो स्टडी करें और पाकिस्तान को बेहतर बनाएं, क्योंकि फ्यूचर तो स्टूडेंट्स के साथ ही है, बच्चों के साथ ही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर क्रिकेट दोबारा से शुरू होए इसकी सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बाद, तो एंटरटेनमेंट जो है लोगों को ज़्यादा चैनल्ड और फोकस्ड मिलना शुरू होगी। जी, 2020 में आपके पास ऐसा कौन सा जिससे चेंज आ सकता है? मेरे ख्याल से अगर हम सब पॉजिटिव हो जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान में, और एक दूसरे की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, क्योंकि हम एक दूसरे को पुल डाउन बहुत जल्दी करते हैं।
और हर चीज़ में कोई बुराई निकालते हैं और कहते हैं ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए किसी की तरक्की देख के, और पाकिस्तान को बहुत बेहतर बनाना चाहिए। जी, मुख्तलिफ राय जो हैं वो कबूल की जाएँ और वो प्रमोट की जाए, तो उससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अभी एक पैनल था, उधर हमने यही सीखा कि जब तक मुख्तलिफ राय जो हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तब तक हम तब्दीली नहीं कर सकते। 2020 चल रहा है, ऐसा कौन सा आइडिया शेयर करें जिससे बेहतरी आ सके पाकिस्तान? सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो तकरीबात है ना, ये बहुत ज़रूरी और अहम है, इसलिए कि ज़्यादा 64% आबादी तो हमारी नौजवानों की है और उनको किताबों से कोई रग़बत है ही नहीं। और जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगी तो शऊर कहाँ से सीखेंगे, और शऊर जो है ना वो बहुत लाजमी है। आखिर हमने इस सदी में अब ये जो नई दिहाई शुरू हुई है, इसमें पाकिस्तान को आगे भी तो लेके चलना है, और आगे लेके हम तभी चल सकते हैं कि लोग बाशऊर हों और उनको पता हो कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी यहाँ फ़िक्र क्या है, सोच क्या है। तो ये तकरीबात जो हैं ये बहुत बड़ा अहम किरदार इसमें अदा करती हैं और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। कुछ मैं समझती हूँ कि हमें खुद कोशिश भी करनी चाहिए, नौजवान इसमें हिस्सा लें कि क्या हो रहा है। आप देखें कि 1 जनवरी को हमें क्या तोहफे मिले, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, और इन तीनों चीज़ों की कीमत बढ़ने के साथ ये हुआ कि आवाम के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत महंगी हो गई। और जब महंगाई होती है तो उसका जो है हथौड़ा ही आप कह लें, वो हम लोगों के सर पे तो नाजिल नहीं होता, हम तो पैसे ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं। 2 वक्त की रोटी हमारे आधी अवाम आज नहीं खा सकती। इसका आपने सोचा कि हमने क्या हल करना है? तो सबसे पहले तो सोचने की यह ज़रूरत है कि हम 3-3 दफ़ा दिन में खाते हैं, एक दफ़ा हम छोड़ दें और किसी और को एक वक्त की रोटी खिला दें, अच्छा ना हो? और अगर हर बंदा ऐसा सोचे तो कितनी बेहतरी आ जाए। और मैं समझती हूँ नौजवान ये कर रहे हैं। अब रिज़्क जैसी एक है इदारा जो ये होटलों से खाना लेके और जहाँ पे लोगों के पास नहीं है उनको बांटते हैं, लेकिन वो तो थोड़े से बच्चे हैं ना। आप और मैं भी यही कुछ करें तो हमें 2020 में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आईटी को प्रमोट करना चाहिए। इंडिया के यकीन करें ऐसे बंदे हैं जो महीने के लाखों सिर्फ यूट्यूब से कमा सकते हैं, तो क्या हमारे पाकिस्तान में कम टैलेंट है? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे अपने दोस्त ज़ैनुल आबिदीन को मेंशन करना चाहूँगा। उसका एक यूट्यूब चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक गांव में सिर्फ अपने ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वीडियोस बनाता है, लेकिन उसको इतने अच्छे से बनाता है, इतनी मेहनत करता है, इतना मतलब उस पर क्या अपना पूरा मेहनत करता है कि उसका जो है मतलब मंथली उसकी जो इनकम है वो 3 to 4 लाख है, और वो भी एक गांव में रह के। उसके साथ ही एक उसके भाई हैं वो जो खाना वगैरह बनाते हैं, और सबसे उनकी अच्छी बात जो है वो हर बात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और खाना टेस्टी बने या ना बने सिर्फ इसकी अल्लाह के नाम की बरकत की वजह से उनके खाने में बहुत ही ज़्यादा बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो वो घर बैठ के खुद ही खा जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही 3 to 4 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं। देखें, इमरान खान ने तो हमें उम्मीद दिलाई है कि तब्दीली आ सकती है, और हम उसी के, लेकिन हम एक इंडिविजुअल जो है वो उसमें हम अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को कैसे बेहतर कर सकते हैं जब तक हमारे पास अथॉरिटी नहीं होगी, हमारे पास पावर नहीं होगी। तो हमारी तो उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि वो मुल्क में तब्दीली लेकर आएँ, कि तब्दीली होनी चाहिए। उससे ये होता है कि मुल्क की वो मुआशी जो उन्होंने वादा किया कि नौकरियां देने का, अगर वो नौकरियां देंगे तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो मुल्क में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। मुल्क में बेहतरी आएगी तो लोगों के मतलब जो घरों के जो चूल्हे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। तब्दीली आ जानी चाहिए, और तब्दीली आनी चाहिए, महंगाई के ख़िलाफ़ आनी चाहिए, डॉलर के ख़िलाफ़ आनी चाहिए, पेट्रोल के ख़िलाफ़ आनी चाहिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आनी चाहिए। ये हमारी वो ख्वाहिशें हैं कि जिनको अब आ जाना चाहिए, ताकि अवाम को सस्ता पेट्रोल मिले, महंगाई से इनको निजात मिले। ये वो तब्दीली है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि कौन सा कानून क्या कहता है, 18वीं तरमीम क्या है, हकूक़ क्या है हमारे सूबों के। आम आदमी जो है ना हमारा 90% वो ये चाहते हैं कि हमारे महंगाई के ख़िलाफ़ कंट्रोल हो, और 2020 जो है वो एक नई उमंगों का साल हो। वो तमाम बातें, वो तमाम हंगामे, वो तमाम ख्वाहिशें जो पिछले साल पूरी नहीं हुई, अल्लाह करे ये साल तब्दीली का हो और वो सारी ख्वाहिशें हमारी 2020 में पूरी हो जाए। मेरे पास वही पुराने आइडियाज़ हैं जो सबके पास हैं। अगर उन पर अमल कर लें तो वाकई तब्दीली आ जाएगी, वाकई एक बेहतर मुल्क हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लिबरल मुल्क हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो आइडियाज़ जो हैं जैसे सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी का है, फ्रीडम्स एंड राइट्स का आइडिया है, इन सब इक्वालिटी का आइडिया है, बराबर के हुकूक, बराबरी, मसावत,
इंसाफ है। ये कोई नए आइडियाज़ नहीं हैं और किसी नए आइडिया की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इन ख़यालात पे, इन कॉन्सेप्ट्स पे हम काम कर लें, हो जाए तो ज़रूर, मगर मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अगर तालीम आम होगी, लोगों में शऊर आएगा, सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना मना है, आपको पता है क्रिटिकल थिंकिंग के लोग खिलाफ हैं। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो ज़ाहिर वो ज़रा आसूदा होंगे, उनको और सवाल पूछेंगे। अगर वो मिजरी से निकलेंगे, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी, उनको इंसाफ मिलेगा, तो अपने जो एक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, ज़िंदगी के एक उसमें ही घूम रहे हैं, उससे निकलेंगे। आप देख रहे हैं आतिफ रहमान रिव्यू, और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं कंटेनर बाज़ार यानी कि अलमारूफ चोर बाज़ार का। आज से 2 माह पहले यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड हुई और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। तो मैं भी कंटेनर बाज़ार गया और वहां जाकर देखा कि वहां क्या कुछ मिल रहा है और कितने का मिल रहा है। तो पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके बाद ही फैसला कीजिएगा वहाँ जाना है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको लोकेशन भी बताऊँगा कि आपने किस साइड से जाना है, ताकि बआसानी आप वहाँ पहुँच सकें। कंटेनर मार्केट की लोकेशन लाहौर में दरोगे वाला है, जहां ऑरेंज लाइन ट्रेन का इस्लाम पार्क स्टेशन भी पड़ता है। कंटेनर मार्केट की बात की जाए तो वहां 2 बड़े गोदाम हैं, जहां लाट का माल 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है। इन 2 बड़े गोदामों में बेशुमार चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं, जिसमें लेडीज़ जूते, कॉस्मेटिक का सामान, नॉन स्टिक क्रॉकरी, खिलौने वगैरह होते हैं। लेकिन अगर तो आप अपनी शॉप के लिए ले रहे हैं तो ये बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो आपको वो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगी। यानी कि अगर आप एक पर्स भी लेते हैं तो वो भी आपको किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा, ज़्यादा मिकदार में लेना पड़ेगा। और यहाँ डब्बों में हर चीज़ पैक होती है, आपको खुद देखना पड़ता है। एक छोटी सी छुरी से लेके बड़े के से जो बर्तन होते हैं, हर चीज़ आपको फ़ी किलो के हिसाब से मिलती है और इनके रेट मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बाहर तो बड़ा सा लगाया हुआ 500 रुपये फ़ी किलो, लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं तो नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं वो 800 रुपये फ़ी किलो हैं। इसी तरह खिलौनों की बात की जाए, कोई 700 रुपये चीज़ फ़ी किलो है, मुख्तलिफ हैं। आप ये लंच बॉक्स देख रहे हैं, ये भी 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हैं। क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं नया माल है लाट का। बच्चों के जो खिलौने हैं उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, कोई 1000 रुपये किलो है, कोई 500 रुपये किलो है। ये आप देख सकते हैं सामने। ये बसेस वगैरह पड़ी हुई हैं, स्नोकर पड़ा हुआ है, चोर पुलिस खेलने के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो काफ़ी सामान है बच्चों का, तो वो भी आपको 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है, कोई 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। ये बेब्लेड की बात की जाए, ये 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से थे। वैसे तो बेब्लेड ख़त्म हो गया। ये देखें डोल का सेट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आपको ज़्यादा मिकदार में लेनी पड़ती हैं, फिर फ़ायदा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल जाऊंगा और चीज़ें वहाँ से ख़रीद लाऊंगा, तो वो आसानी नहीं होती, आपको उतने वही चीज़ पड़ जाती है। मसलन ये सामने आप चीज़ें देख रहे हैं, खिलौने वगैरह, तो ये भी आपको किलो के हिसाब से लेने पड़ेंगे। आप अगर एक लेंगे तो इसकी प्राइस वही होगी जो आम मार्केट में, उससे थोड़ा सा 19-20 फ़र्क होगा। इसलिए अगर आपने ज़्यादा मिकदार में चीज़ें लेनी हैं, आप कोई दुकानदार हैं, तो ये बाज़ार आपके लिए बेस्ट है। ये देखें सारा सामान आपको चेक खुद करते हैं आप वहाँ जाके, उन्होंने रखा होता है, उनके लड़के काम कर रहे होते हैं। आपने जैसे मार्केट में जाएंगे तो वो हर चीज़ के ऊपर उसकी कीमत लिखी होती है, मुख्तलिफ, हर चीज़ की मुख्तलिफ कीमत है। बाहर उन्होंने 500 लगाया ताकि लोग मुतवज्जा हो आएँ, और वहाँ जाके बआसानी नहीं चीज़ मिलती आपको कि आप सोच के जाएँ यार मैंने देखा था ये चीज़, वहाँ आपको ढूंढना पड़ता है। हर बॉक्स खुला होता है, आप हर मुख्तलिफ बॉक्स में मुख्तलिफ चीज़ें, उनके लड़के उस वक्त काम भी कर रहे होते हैं और वो चीज़ें बना रहे होते हैं, वो साथ साथ पैकिंग जारी होती है। और ये जो ब्लैक लेदर्स के बैग हैं, ये भी 500 रुपये फ़ी किलो हैं। मैंने 4 कोशिश की एक ले लूँ, लेकिन ये है कि वो किलो के हिसाब से दे रहे थे, तो 7-8 बैग मैंने क्या करने थे। ये सामने देखें नॉन स्टिक बर्तन है। अच्छा, ये बर्तन मैंने खुद चेक भी किए हैं, ज़बरदस्त हैं ये बर्तन। 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हैं ये आप देख भी सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन 800 रुपये किलो। इसमें बड़ी उनकी चीज़ें हैं, नॉन स्टिक बर्तन के अलावा पूरा उनका सेट बन जाता है, तो ये भी ठीक है, बर्तनों के हवाले से भी ठीक है। अभी आप देखें और एसेसरी, मोबाइल्स की, कंप्यूटर्स की, उनकी काफ़ी एसेसरी आपको वहाँ से इजीली मिल जाती है, तो आपको लेकिन वहाँ जाके सर्च करना पड़ता है आपको। अभी आप देख रहे हैं इधर से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी आपको फ़ी किलो के हिसाब से मिल जाएंगी, मुख्तलिफ हैं। सामने इस्त्री स्टैंड है, और मज़े की बात है कि अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपको यहाँ से 300 रुपये का कुल्ला भी मिल जाएगा, क्योंकि ये भी वहाँ पड़े होते हैं। हर चीज़ यानी कि जो आती है कंटेनर के ऊपर A to Z हर चीज़ अवेलेबल होगी। ये सामने फिर लैपटॉप के बैग्स हैं,
ये भी 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि लेदर के ये बैग्स हैं, और अगर आप देखें तो बड़े ज़बरदस्त बैग हैं ये, तो इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, यानी कि काम आ जाएंगे आपके। इसके अलावा हर चीज़ ये देखें, आप देख रहे हैं वीडियो में कि हर बॉक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हर चीज़ मिल जाती है। बॉक्स उनके पास बहुत हैं, जो बॉक्स खाली होता है उसी वक्त मुतबादल बॉक्स नया लगा दिया जाता है और वो सामान आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जाना है तो आपको सबसे पहले ये सोच लें कि अगर तो अपनी शॉप के लिए जा रहे हैं तो ये बाज़ार आपके लिए बेहतर है। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो बेहतर नहीं है। देखें, फ़ैन्स हैं जो लैपटॉप और CPU में लगते हैं ठंडा करने के लिए, शूज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं बात कर रहा था, अगर तो आप अपनी शॉप के लिए जा रहे हैं तो ये बाज़ार आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल जा रहे हैं तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी, यार मैं कहाँ आया था। ये 2 हैं स्टोर इनके जो बड़े गोदाम हैं, जहाँ आपको हर चीज़ 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगी, और इन गोदाम के अंदर चीज़ें हैं। बाकी सारा वहाँ कंटेनर मार्केट में जो ज़्यादा सामान है वो बड़ी मशीनरी है। उसके अलावा वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको ज़्यादा मिलेगा, वर्जिश का सामान मिलेगा, लेकिन इन 2 गोदामों के अंदर आपको होलसेल पे आपको हर चीज़ मिलेगी। ये देखें, बाज़ार को मैं आपको दिखाता चलूँ, ये बच्चों के खिलौने हैं काफ़ी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक चीज़ चाहिए मिल जाएगी। ये बाकी मशीनरी पड़ी हुई है, भारी मशीनरी जो यूज़ होती हैं वो यहाँ आ जाती हैं और यहाँ से फिर रिपेयर होके दोबारा काम में कर लेते हैं। ये लाइट्स थी, और लाइट्स बहुत अच्छी हैं, और आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं उसके लिए, अपने घर के लिए अगर लाइट्स लेना चाहते हैं तो बेहतरीन मार्केट, और सस्ती हैं, 1200 से शुरू होती है ये एक लाइट। और बाकी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये लाइट्स की मार्केट है, ये 1200 से शुरू होती है और ये जाती है कोई 4-5 हज़ार तक, लेकिन एक अच्छी लाइट आपको मिल जाती है 1200 तक। और उसके और बाकी ये देखें आप सामने औज़ार मुख्तलिफ, तो यहाँ यानी कि आपको एक तो मुनासिब कीमत मिल जाती है। अगर आप यही रेट जाएंगे नई चीज़ लेने के लिए तो आपको डबल पड़ेगा, यहाँ आपको मुनासिब रेट में मिल जाता है। इसकी भी प्राइस शुरू हो रही है, ड्रिल मशीन की या मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे इसकी प्राइस शुरू हो रही है ये 1200 से। फिर ऊपर जहाँ आप डील करने मुख्तलिफ UPS पड़े होते हैं, बैटरियाँ पड़ी होती हैं, यानी कि आपकी रेंज में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बेस्ट मार्केट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मशीनरी वगैरह खरीदें तो बेस्ट है। ये वर्जिश का सामान पड़ा, तो इसकी मैंने प्राइस पूछी, अगर बाहर से हम लेते हैं तो हमें पड़ती है कोई 60-70 हज़ार में, 90 हज़ार तक जाती हैं। लेकिन ये जो सामने है ये है, इसकी एक की प्राइस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 30,000, एक की है 35 और एक की है 40, यानी कि एक की है 30,000, एक की 35 और एक की 40। यहाँ इस रेंज में मिल जाती हैं, और ये कह रहे हैं कि चेक करके जो ठीक चीज़ है वो हम आपको देंगे। तो बाकी मुख्तलिफ स्टोर हैं वहाँ पे जहाँ मशीनरियों के पार्ट्स पुर्जे वगैरह पड़े होते हैं, तो बड़े बड़े स्टोर हैं, जब आपको जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो उसके लिए बेस्ट मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी हर वक्त जब भी आप जाएंगे वहाँ रश लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, गहमा गहमी रहती है, चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं। वहाँ मैंने पूछा ड्रोन की प्राइस क्या है, तो ड्रोन की 4,000 रुपये में ड्रोन मिल रहा था, और अगर हम वैसे ड्रोन यूज़ करें तो एक दिन में हमें 4,000 उसका रेंट देना पड़ता है। परफ्यूम, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मेकअप का सामान, हर चीज़ आपको मिल जाती है बआसानी वहाँ से। मुख्तलिफ उन्होंने टैग्स लगाए हुए हैं चीज़ों के, लेकिन ये है कि हमें ज़्यादा मिकदार में लेनी पड़ती हैं। 1-2 चीज़ का वही रेट पड़ जाता है जो हमें आम मार्केट में पड़ता है, यानी कि 19-20 होता है। बाकी हमें ज़्यादा चीज़ों के लिए ये मार्केट बेस्ट है। परफ्यूम जो बाहर से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ से वो बड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं। मतलब एक 25,000 वाला, 20,000 वाला परफ्यूम आपको वो 2,500, 3,000 में मिल जाएगा आराम से। और वहाँ मुझे ये टाइड जो है इंडियन एक्सल के मुकाबले वो नज़र आया मुझे, यानी कि इंडियन सामान भी यहाँ आ रहा है। बाकी नेशनल की इस्त्री थी, उसकी प्राइस मार्केट में देखा जाए तो 1700 है, वहाँ से 1100 रुपये में मिल रही थी, यानी कि काफ़ी फ़र्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर वही मैं बात करूँगा कि बेहतर है मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वहाँ सस्ते हैं। ये अमेरिकन बोतल है पानी को गर्म रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए, ये वो दे रहे थे 600 की, और इसका बोतल का वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़बरदस्त है ये भी। बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं, और ये देखें रश भी काफ़ी है, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं वहाँ जाके, इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। कम से कम वहाँ जाना है तो 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाएं,
ताकि फिर ही आप वहाँ आसानी से चीज़ें देख सकेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। जो नेक्स्ट वीडियो मैं वो बनाऊंगा जो वहाँ लाहौर में वाकई सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और वो कहाँ से मिलते हैं इसके लिए आप वेट करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो का इंतज़ार करें। जी तैयार हैं तो PSL 5 का एडिशन शुरू होने वाला है और बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। जो पहले 4 एडिशन थे वो पाकिस्तान से बाहर थे शराई साहब, तो ये 5वां एडिशन पूरा का पूरा पाकिस्तान में होगा। बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि 5वां एडिशन जो है पूरे का पूरा पाकिस्तान में हो रहा है। गैर मुल्की खिलाड़ी ज़ाहिर है आएंगे और इधर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे। एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है। लेकिन इसके साथ साथ PCB और सिक्योरिटी अदारों को कोशिश करनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जैसे आवाम बहुत डिस्टर्ब होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो कम से कम हो, ताकि आवाम जो है ज़रा उसको रिलीफ मिले और एक PSL को एक अच्छी निगाह से देखे। ताकि अच्छा, PSL के पस मंजर पर नज़र डाली जाए तो जो पहला एडिशन था 5 टीमें थी, दूसरे एडिशन में 5 थी, तीसरे और चौथे में टीमों की तादाद 6 होगी और 5वें एडिशन में भी 6 टीमें खेल रही हैं। तो ये अगर किसी इतनी दुनिया में लीग्स खेली जा रही हैं तो जो टीमों की तादाद है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो फिर भी कम है। आप दीगर लीग देख लें, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है, वहाँ 12 से 13 टीमें हैं, और फिर उसके बाद आप ये देख लें बिग बैश होगी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टीमें हैं, यानी कि 10 से ऊपर टीमें हैं उनकी। और उसके अलावा ये जो बांग्लादेश लीग है उसमें भी 8 टीमें हैं। फिर उसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग है, उसमें भी 6 से 7 टीमें होती हैं। इस तरह मुख्तलिफ 5 टीमें जो थी ना, वो एक मुकाबले की फ़ज़ा नहीं बन रही थी, मतलब वो एक टूर्नामेंट महसूस नहीं हो रहा था। जितनी ज़्यादा टीमें होंगी उतना ही ज़्यादा मुकाबला अच्छा होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, ये तादाद बढ़नी चाहिए। अच्छा, तादाद तो बढ़नी चाहिए। तो इस दफ़ा टीमों की तरफ देखा जाए, जो हमारी जो टीमें हैं, इस्लामाबाद की हम बात शुरू करते हैं तो पहला एडिशन भी इस्लामाबाद के नाम रहा, तो इस दफ़ा उन्होंने शादाब खान को कप्तान बना दिया। कहाँ देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में उन्होंने ये कप्तानी का फ़ैसला अपनी तरफ से तो कुछ सोच समझ कर ही किया गया होगा, क्योंकि शादाब खान बड़े यंग है, एनर्जेटिक हैं। लेकिन आप पिछले 1.5 साल से उनकी कारकर्दगी देखें तो वो कारकर्दगी नहीं रही जो जब वो 3-4 साल पहले टीम में आए थे, तो एकदम से शादाब बूस्ट मिला था और चैंपियन ट्रॉफी के बाद काफ़ी अरसे से उनकी ना वो गुगली है, ना उनकी बॉलिंग में वैरायटी है। तो PCB को, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, उनके पास फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, कैच नहीं छोड़ते वो। ये बात एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है और वो बॉलिंग की बदौलत ही टीम कैप्टन बने हैं, फील्डिंग की बदौलत नहीं बने, तो उनको अपनी बॉलिंग और कप्तानी में जान लानी होगी, ताकि पता चले कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वही है जिसने 3 एडिशन अपने नाम किए हैं। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद के बाद कराची की बात करें तो इमाद वसीम है। इमाद वसीम पिछले साल भी उनके कैप्टन थे, तो इमाद वसीम अच्छे कैप्टन है, वो अंडर 19 में भी और पाकिस्तान की तरफ से ओपन बॉलिंग में वो करते हैं। ज़ाहिर है वो जो एक नपी तुली बॉलिंग करते हैं, जो जिस तरह से वो गेंद को आउटस्विंग करते हैं, तो शुरू के आवर्स में जो है ना वो बैट्समैनों के लिए उनको खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने देखा होगा सरफराज 2-3 साल जितना अर्सा वो कप्तान रहे हैं, तो इन्हीं से बॉलिंग ओपन करवाते रहे हैं और इन्हीं की वजह से वो 2 साल उन्होंने T20 में लगातार कोई शिकस्त नहीं हुई। लेकिन हमाद को मैं ऑलराउंडर नहीं मानता, क्योंकि उसका बल्ला खामोश रहता है हमेशा ही। एक्चुअली बात यह है कि इमाद वसीम जो है ना वो बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। बॉलिंग ऑलराउंडर है तो इसलिए उसकी बॉलिंग उसकी बैटिंग से थोड़ी सी एज है उसको बॉलिंग का, इस वजह से वो बैटिंग में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेता है, लेकिन उससे तो नहीं करनी चाहिए कि वो बैटिंग में भी परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की। डैरल समी, हर दिल अजीज, हर पाकिस्तान चाहे जिस फ्रेंचाइज से आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको अब तो हमें वो पाकिस्तानी लगने लग गए हैं। वो हमें लगता ही नहीं कि वेस्ट इंडीज़ के, हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई भाई जो वेस्ट इंडीज़ में रह रहा है। तो उन्होंने 4 एडिशन में पेशावर ज़ल्मी को बड़े अच्छे तरीके से खिलाया। 3 फाइनल खेले हैं, जिसमें से एक में वो विन किया है, 2 के वो फाइनल में हारे हैं। तो उनकी टीम बड़ी अच्छी, वो सब खिलाड़ियों को लेकर चलते हैं। कामरान अकमल उनके बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जो टॉप स्कोरर हैं टूर्नामेंट्स के। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस बार भी वो इंशाल्लाह कुछ करेंगे और टॉप फाइनल 4 की वही टीमें होंगी। अच्छा, उनके पास कामरान अकमल है जिसने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं PSL की बात की जाए, और सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो कामरान अकमल का है, 1285 रन किए हैं उन्होंने। ये अब देखें ना, वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टीम में नहीं शामिल हो रहे। तो ये बोर्ड को सोचना चाहिए कि एक खिलाड़ी जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है उसको टीम में खिलाना चाहिए, ना कि ऐसे खिलाड़ियों को जिनको सारा साल कोई पूछता ही नहीं, ना वो किसी डोमेस्टिक में नजर आते हैं और अचानक से उनको टीम में ले लिया जाए। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी को कैच ये हासिल है कि सबसे ज़्यादा रन भी इनकी तरफ से किए हैं कामरान ने, और सबसे ज़्यादा विकटें हैं जो PSL वहाब रियाज ने लिए हैं बड़े अच्छे। यानी कि अब वो समझ लें अपने कैरियर के इख्तिताम पर हैं। अब वो वनडे से और टेस्ट से वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनका पूरा ध्यान जो है ना वो इसकी तरफ है, T20 की तरफ। तो अभी वो बांग्लादेश लीग में परफॉर्म करें, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने वहाँ। तो उम्मीद है कि वो पेशावर ज़ल्मी को फिर एक बार। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर का नाम है, कंसिस्टेंसी है, मुसलसल अच्छा खेलते हैं
प्रूव किया सरफराज ने। हाँ, कोयटा के लिए जैसे वो पिछले 4 एडिशन में लोग कह रहे थे कि कोयटा एक चोकर टीम है, इन पर एक चोकर का लेबल लग चुका है, ये फाइनल में आकर हार जाते हैं, लेकिन चौथे एडिशन में सरफराज ने अपनी टीम को फाइनल जितवाया और साबित किया कि वो चोकर नहीं है। अच्छा, सरफराज और जो कोयटा ग्लैडिएटर हैं उनके जो मालकान उन्होंने एक बड़ी अच्छी, आपने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, बड़ा अच्छा बयान दिया कि जब तक सरफराज खेलते रहेंगे वही टीम के कैप्टन रहेंगे। लेकिन अब ये है कि ये सरफराज पर भी है कि वो बोझ ना बने टीम पर, वो अपने बैटिंग से और अपनी कप्तानी से परफॉर्म करें ताकि वो टीम के लिए एक असासा साबित हों। अच्छा शराइस साहब, अब लाहौर कलंदर की बात करेंगे। हर दिल अड़कता है पूरा पाकिस्तान का लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन लाहौर कलंदर के मैं एक बात बताता चलूँ। पहला एडिशन हुआ 5 टीमें, लाहौर 5वें नंबर पे। दूसरा एडिशन हुआ 5 टीमें, लाहौर 5वें नंबर पे। तीसरे और चौथे एडिशन में 6 टीमें, लाहौर 6वें नंबर पे। तो अब कहाँ देख रहे हैं लाहौर कलंदर फिर आखिरी नंबर में आएगी या कुछ करेगी? पेपर पे तो बड़ी मजबूत टीम लग रही है। नहीं, अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें तो हम खुद लाहौर के रहने वाले, हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर पहले नंबर पर आए। अगर पहले नंबर पर ना भी आए, कम से कम परफॉर्म करे ताकि फाइनल 4 में आए। लेकिन ये है कि लाहौर की बॉलिंग जो है इस वक्त अगर आप कागज़ों पर देखें सबसे मजबूत बॉलिंग अटैक उनका है। उनके पास हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, फिर और उनके पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। फिर उनकी जो कप्तानी है इस वक्त तो राना साहब लाहौर को जितवाने के लिए इतना प्लान करते हैं, और सुहेल अख्तर जो है उनका जो पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे निकल के आया और कप्तान बना इस दफ़ा, हार्ड हिटर है। तो अब आप उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, हारिस रऊफ़ इधर से लाहौर कलंदर से सिलेक्ट होकर जाकर बिग बैश में परफॉर्म करें, उसी परफॉर्मेंस की बदौलत वो टीम में आए और उन्होंने पहले दो बांग्लादेश के खिलाफ जो डेब्यू किया और दोनों में विकेटें ली हैं, एक पहले मैच में ली, एक दूसरे मैच में ली। तो ये एक चीज़ है कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो नौजवानों के लिए एक किस्म का एक चांस है कि वो आएँ और यहाँ परफॉर्म करें और टीम में सेलेक्ट हों। और आखिरी टीम की बात करेंगे और वो टीम है मुल्तान सुल्तान। शान मसूद को कप्तान बना दिया, जिसको हम कहते हैं कि यार ये वनडे में कभी शामिल नहीं किया, ना T20 में शामिल किया, उसे शान मसूद को कप्तान बना दिया। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शान मसूद जो है इतने हिटर खिलाड़ी नहीं है, यह है कि परफेक्शन है उनमें, शॉट उनके बड़ा बल्ला उनका बहुत स्ट्रेट है, वो सीधे बैट से खेलते हैं और परफॉर्म करने की कोशिश। कहा जाता है कि शान मसूद की जो बहुत बड़ी पर्ची है, नहीं पर्ची नहीं है, वो बड़ा फिट खिलाड़ी है। अभी जब वो जब भी फिटनेस कैंप लगता है उसमें वो अव्वल नंबर पे आता है, उसकी फिटनेस बड़ी कमाल है। फिटनेस के अलावा टेक्निक्स क्या है उसके पास, मुझे ये बताएं। ये है कि वो जब वो बेसिकली तो वो टेस्ट का खिलाड़ी ना, जब वो डोमेस्टिक काइजन ट्रॉफी में खेलता है, परफॉर्म करता है, तो उसकी सबसे बड़ी खामी यही है कि वो स्लिप में जिस तरह अली तरीन ने उसे इतना एतमाद दिया कि वो मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ देख रहा है मैं इस दफ़ा। उम्मीद तो है कि परफॉर्म करेगी, लेकिन कप्तानी तो एक अलग बात है। ओवरऑल टीम की जो बात है तो उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान परफॉर्म करेगी इस एडिशन। अच्छा जी, PSL में इस दफ़ा जो टोटल मैच है वो कितने खेले जाएंगे? PSL में इस बार 34 मैचेस खेले जाएंगे, सबसे ज़्यादा लाहौर में 13 मैचेस हैं। अच्छा, इसलिए खुशी की बात ये है कि इस दफ़ा और 2 जो एलिमिनेटर हैं वो भी लाहौर में होंगे। अच्छा, खुशी की बात शराइस साहब ये है कि जो सारे मैचेस हैं वो तो पाकिस्तान में होंगे और इसके लिए 4 स्टेडियम सेलेक्ट किए गए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कज़ाफ़ी है, कराची है, मुल्तान है, फिर उसके बाद रावलपिंडी स्टेडियम है। तो ये चारों स्टेडियम है जहाँ ये मैचेस होंगे, सबसे ज़्यादा लाहौर में, फिर उसके बाद कराची में, फिर मुल्तान, फिर उसके बाद पिंडी स्टेडियम। पिंडी में तो टेस्ट मैच भी हुआ था श्रीलंका के साथ, अभी PSL होने जा रहा है, तो मुल्तान का जो स्टेडियम है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया कि वहाँ लोगों को इकट्ठा करना है। अभी आपने देखा होगा जब ये मुल्तान में मैच हुए थे PSL से पहले, जब टीमें आपस में वो मैच खेली थी, तो मुल्तान में बड़ा क्राउड आता है, छोटे शहरों से लोग मैच देखना चाहते हैं। अब जाहिर है लाहौर एक बड़ा मुल्तान से और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो मुल्तान का स्टेडियम है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला है, 37,000 लोग वहाँ बैठ सकेंगे, 7,000 लोग वहाँ एट अ टाइम आ सकते हैं। तो ये आप देखना, अगर मैं आपको शर्तिया कहता हूँ मुल्तान में मैच होंगे तो आप देखेंगे लाहौर से ज़्यादा क्राउड वहाँ। PSL की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।